हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप हैं दिव्य दृष्टि के साथ। एज पर कमिटमेंट जो अपनी बात थी कि हम होली के बाद एक प्रैक्टिस बैच लेके आएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सबके लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल है जो ऑलरेडी दिव्य दृष्टि क्लासेस के लैब असिस्टेंट, पीएसआई, वीडियो, एलडीसी, वनपाल, राजस्थान पुलिस एंड वेरियस कोर्सेज में इनरोल्ड हैं। लेकिन फिर लोकेश सर ने सोचा कि उन बच्चों का भी भला कर दिया जाए जो बेचारे किसी वजह से कोर्स नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लिए, उनके लिए फ्री बैच चला देते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब फिर किस दिन काम आएगा, है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने ज्योग्राफी वाले सेगमेंट के लिए एक प्रॉपर बैच जिसकी डेली क्लास आएगी, जिसमें 25 क्वेश्चन एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको जहां पे करवाया जाएगा। और आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है जिसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी वाला एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन जो हिट कर रहा है, भले वो आपका लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाला पोर्शन का एग्जाम हो, क्योंकि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए अपना एक प्रोग्राम चल रहा है दिव्य दृष्टि क्लासेस का। बहुत ही शानदार और सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसमें 80% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। सत्यार्थ टेस्ट सीरीज भी ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी को डेडिकेटेड चल रही है। बाकी वेरियस अपने ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बैच एलडीसी के हो गए। आगामी अभी वनपाल की भर्ती है, राजस्थान पुलिस की भर्ती है। तो इतनी सारी भारी भरकम भर्तियों की दौड़ है। अगर आप थोड़ा सा अब ध्यान में रख के, थोड़ा सा चीजों को बढ़िया करके, थोड़ा सा अच्छे संस्था और अच्छी टीम के साथ जुड़ के अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल आप अपनी एक गवर्नमेंट जॉब को प्रॉपरली इंश्योर कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एज इट इज जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्री एमसीक्यू बैच दिल्ली 25% अपन इसमें डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार होंगे। ये जो सेशन अभी के लिए हो रहे हैं, अभी बिल्कुल अपन लाइव नहीं कर रहे, रिकॉर्डेड सेशन रख रहे हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये है। मेरे बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट है जो जानते हैं कि सर जो कमिटमेंट करते हैं उस पर प्रॉपरली वो काम करते हैं। भले चाहे वो अपने ऑफलाइन क्लासेस की कमिटमेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की कमिटमेंट हो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बैच चलाओ, बैच चलाओ। लोग चला रहे हैं पेड बैच एमसीक्यू के, अपन चला रहे हैं फ्री बैच, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे फ्री रहेगा। आपकी अब जिम्मेदारी ये बनती है कि मैक्सिमम इन जो कोर्सेज को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितना प्यार आप कमेंट बॉक्स में लाइक करके दिखाएंगे उतना अपन और मोटिवेट होंगे और ज्यादा इस चीज पे काम करेंगे। और आपके फर्दर टिल एग्जाम अपनी पूरी ज्योग्राफी है वो एमसीक्यू के थ्रू अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर भारत के मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब वो दिन चले गए, वो जमाने लद गए जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे। अब आरपीएससी और आपका जो आरएसएस भी है वो एक शानदार मोड में है, जो आपको कथन, कारण, निष्कर्ष, सही है, गलत है, 2 सही है, 4 गलत है, इस तरीके के फैक्चुअल ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको उलझाएगा, आपको पटकनी देगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं बेटा कि पेपर हमेशा फेल करने के लिए लिए जाते हैं, अगर पास करने के लिए लिए जाते हैं तो आपको फ्री में ऐसे ही माथे देख के पास कर देते हैं। आपको बोर्ड का एक एक पॉइंट पे, एक एक कदम पे दाव रहता है कि आपको कैसे फेल किया जाए, ताकि वो स्टूडेंट आगे निकल के आए जो एक्चुअल में सच में मेहनत करते हैं। तो अब मेहनत इस लेटेस्ट ट्रेंड और इस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चनों से करनी पड़ेगी। अगर अभी भी आप भटक रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब जब उत्तर भारत के मैदानों की अपन बात करते हैं तो बेसिकली ज्योग्राफी के भौतिक प्रदेश वाले सेगमेंट में अपन पढ़ते हैं कि सर उत्तर भारत के जो मैदान है, क्या सर जो उत्तर भारत के जो मैदान है ये बेसिकली 3 नदियों के हिसाब से बने हुए हैं। इन क्वेश्चन में हम पूरा ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। उत्तर भारत के मैदान हैं वो 3 नदियों से बने हुए हैं। नंबर 1 पे जब नदी की बात करते हैं तो गंगा और उसकी सहायक। नंबर 2 पे जब बात करते हैं तब हमारे पास आती है ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक। और नंबर 3 पे जब बात करते हैं तब हमारे पास नदी आती है सिंधु, इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियां। ये तीनों नदियां मिलकर निर्माण करती है किसका, ये तीनों नदियां मिलकर निर्माण करती है किसका, उत्तर भारत के विशाल मैदान का, उत्तर भारत के विशाल मैदान का। सर इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कौन नदियां करती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो पहला स्टेटमेंट कि इसका निर्माण सिंधु, दूसरा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। यानी जलोढ़ निक्षेप का मतलब है कि ये नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती है उससे निर्माण हुआ है इसका। एक बात सर समझ में आ गई। दूसरा, अब इस मैदान की दूसरे फैक्ट पे बात करते हैं कि इसकी इसकी पूर्व से इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है।
तो बिल्कुल सही बात, पूर्व से पश्चिम लंबाई इस मैदान की एग्जैक्टली 3200 किलोमीटर आंकी गई है। तीसरा, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। तो भाई साहब ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है। अगर इसके दूसरे डेटा की मैं बात करूं तो 3200 किलोमीटर वाला एरिया, तो मेरे को 3200 किलोमीटर टोटल जो एरिया है वो पूर्व से पश्चिम है। यानी अपन बात करें, अगर एक छोटा सा रफली सा डायग्राम बना के बात करें कि ये सर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्टर्न वाला हो गया और ये वेस्टर्न वाला हो गया, तो ये पूरा जो पार्ट है ये 3200 किलोमीटर तक का तो समझ आता है। लेकिन ये मैदानी भाग है, ये नीचे धसा हुआ भाग है, इसकी ऊंचाई है वो इतनी 300 से 500 मीटर नहीं है। इस भाग की जो ऊंचाई है वो मैक्सिमम कितनी है, आपकी मैक्सिमम कितनी है, 50 से 100 मीटर है। कितनी है, 50 से लेके 100 मीटर तक है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाता है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हो जाता है। तो ले दे के ऑप्शन सही उत्तर चुनना है, तो एक सही है, दो सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो इस सिचुएशन में क्या बैठता है, आपका एग्जैक्टली फिट बैठता है। बताइए, पहली बात है कि अब सर उत्तर भारत के मैदानों पे जब बात कर रहे थे तब हमारे माइंड में बात आई कि 3 नदियों से मिलकर बना है, 3200 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई है, 50 से 100 मीटर इसकी हाइट है। अब अगर मैं थोड़ा सा और आपको एक्सपेंड करके इसके विस्तार की बात करूं, तो आप साथ साथ लिख लीजिए इसका विस्तार कहाँ का है। सर ये उत्तर भारत का मैदान, यहां से उत्तराखंड, दूसरा सर पंजाब, तीसरा सर कौन है, हरियाणा, चौथा राजस्थान का कुछ पार्ट है, पांचवा उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है, बिहार का पूरा ही भाग है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ झारखंड के कुछ एरिया को भी ये क्या करता है, कवर करता है। आई बात समझ में। नंबर 1 क्वेश्चन बताओ, कोई समस्या किसी को? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाबर क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग भाई इस तरीके से की गई है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक जाए। अगर कोई कटा फटा आपके पास स्टेटमेंट है तो वो हटा दीजिए, क्योंकि कटना था उतना कट चुका है, अब ज्यादा और नहीं कटना चाहिए। जिंदगी में बहुत कटवा लिया आपने, अब बढ़िया पढ़ो, स्टेटमेंट को काटो और सही उत्तर पे जाओ और एक नौकरी को काट के जिंदगी को सेट करो। ज्यादा अब कोई भ्रम में नहीं पड़ना। अब देखो, बाबर क्षेत्र की जब बात करते हैं, अब पहले आप ये देखो कि नदियों के बारे में ये बेसिकली हमें चीज दी गई है। अब कोई भी नदी का जब अध्ययन करते हैं, नदियां जब पहाड़ों से यानी हिमालयी भाग से जब नीचे उतरती है तो बेसिकली 4 प्रकार की संरचनाएं हम उसमें पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हम बात करते हैं किसकी, बाबर प्रदेश की। किसकी बात करते हैं बेटा, बाबर प्रदेश की। बाबर के जस्ट बाद जो प्रदेश आता है उसको बोलते हैं कौन सा, तराई प्रदेश। दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, हालांकि तराई वाला भी क्वेश्चन आएगा। बाबर प्रदेश, नदी जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो अपने ढलान में बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी को क्या करती है, उस ढलान में बहा के लाती है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन मैदान में आएगी तो इतने भारी भरकम पत्थरों को, कंकड़ों को, उस मिट्टी के जाल को वो आगे कैरी नहीं कर पाती है, वहीं पे जमा कर देती है। अब बहुत सारे कंकड़ पत्थर आपने मूवीज में, रील में, शॉर्ट्स में देखे होंगे कि जो वहां पे जमा हो जाते हैं, तो अब नदी का जो बहाव है वो विलुप्त हो जाता है। यानी नदियां हैं वो उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच से बहती है, हमें वहां पे दिखाई नहीं देती है। ऐसे प्रदेश को हम क्या कहते हैं, बाबर प्रदेश। यानी बेसिकली ये नदी का कौन सा रूप है, नदी का विलुप्त रूप है। अब थोड़ी दूर बाद जब वो पत्थर है वो खत्म हो जाते हैं और नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जहां नदी का हमें दृश्य रूप दिखता है, उसको तो कहते हैं बेटा तराई। और जो बाबर है यानी जहां नदी का विलुप्त रूप होता है, नदी हमें पत्थरों के अंदर दिखाई नहीं देती। अब आओ समझते हैं, यह शिवालिक पर्वतमाला के पाद प्रदेश में स्थित संकीर्ण पट्टी है। यानी शिवालिक पर्वतमाला का जो बिल्कुल एकदम लो लैंड वाला जो एरिया, एकदम नीचे वाला जो एरिया है, वहां में एक संकीर्ण पट्टी है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। अब यानी जहां तक ये पत्थरों को फैलाएगी वहां तक इसकी लंबाई है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शिवालिक पर्वतमाला जो एकदम आउटर यानी जो बाह्य पर्वतमाला है उसी के नीचे तो देखने को मिलेगी। दूसरा, 8 से 10 किलोमीटर की लंबाई तक ये फैला हुआ है। तीसरा, यहां नदियां सतह पर बहती है। भाई नदी सतह पर बहेगी तो हमें दिखाई देगी, यहां तो नदी दिखाई नहीं दे रही। इट मीन ये बात सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन, सतह वाला ऑप्शन सही नहीं है। यानी यहां नदियां सतह पर बहती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नदियां किस तरीके से बहती है, यहाँ पे नदियां सतह पे ना बह के यहाँ पे नदियां
भूमिगत प्रकार से बहती है, यानी यहाँ पे बहाव कैसा है, भूमिगत बहाव है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की संरचना में नदियों का बहाव भूमिगत है, बाबर है, तराई है, और दो ऑप्शन और लिख के आपसे पूछ लेगा। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हुए, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो गया। यानी अब बाबर को लेके आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं है। शिवालिक के दक्षिण वाले एरिया में पाया जाता है, चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर होती है, नदियां यहाँ पे भूमिगत भाव में बहती है। बाबर को लेके इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई क्षेत्र की प्रमुख विशेषता। अब मैंने तराई आपको अभी बताया था, तराई क्षेत्र पे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था कि सर तराई क्षेत्र किसको कहते हैं। आओ एक बार मैं फिर से बता दूं, तराई क्षेत्र किसको कहते हैं। तराई क्षेत्र बेसिकली कहा जाता है कि जब नदी है, नदी बाबर प्रदेश से बाहर निकलती है, नदी बाबर प्रदेश से बाहर निकलती है, बाबर प्रदेश से बाहर निकलती है, तो उसका दृश्य रूप हमें दिखाई देता है। यानी बाबर प्रदेश से निकलने के बाद के क्षेत्र को जहां नदी हमें दृश्य रूप में दिखती है, बाद के क्षेत्र को तराई कहते हैं। ये कैसा रूप है गुरुजी, ये नदी का दृश्य रूप है। यहाँ नदियां प्रॉपर हमें दिखाई देती है, जिसको अपन बेसिकली किस नाम से जानते हैं, तराई नाम से। एक बार ऑप्शन पे नजर लगाते हैं, शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र, दलदली एवं अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र। अब कोई नदी अगर बाहर निकल रही है तो क्या वो शुष्क या दलदली क्षेत्र होगा, तो बिल्कुल शुष्क या दलदली क्षेत्र, शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी, दलदली एवं अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र, तो नदी अगर कहीं से बहाव में से निकल रही है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है गुरुजी कि उस नदी में दलदल होगी, वहां पे बैंकर वाली क्या होगी, गाद जमा होगी। तो ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, एक बार छोड़ लिया। चट्टानी पठारी क्षेत्र वाली बात गलत है। जलोढ़ निक्षेप रहित क्षेत्र क्यों हो गया, जलोढ़ तो वहां मिलेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। यानी ये दलदली और अत्यधिक आर्द्र प्रकार का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। कौन सा, तराई वाला क्षेत्र। अब और आपसे ऑप्शन पूछ लिए यहाँ पे कि बाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, बाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिए बाबर के दक्षिण में क्षेत्र, बाबर के दक्षिण में क्षेत्र, तो बाबर के दक्षिण के बाद ही तो आता है, तो क्या मिल जाएगा, तराई मिल जाएगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपको क्या रखने हैं, खोपड़ी में बिठा के रखने हैं भाई, ठीक है। ज्यादा लंबी चौड़ी क्लासेस नहीं करेंगे, 30-30, 35, 40 मिनट के सेशन रखा करेंगे ये, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया बांगर और खादर। यानी सर एकदम स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। आपने सबसे पहले हमें नदियों के बारे में उनकी विशेषता बताई, फिर आपने क्या बताया, बाबर प्रदेश क्या होते हैं वो बताया, फिर उसके बाद तराई आ गए, अब बांगर और खादर आ गए। अब बांगर के बारे में बात करते हैं, आओ। अब बांगर कहते किसको है पहले तो ये समझते हैं, बांगर कहते किसको है पहले तो ये समझते हैं। देखो बांगर, तराई के जस्ट बाद बांगर। अब बांगर का मतलब क्या होता है, बांगर का मतलब होता है कि जब नदियां अपने साथ बहुत सारे जलोढ़ लेके चलती है, बहुत सारे एल्यूवियल जलोढ़ या मिट्टी नुमा जो पदार्थों को लेके चलती है, उनको एक जगह एक टाइम के बाद एज ए सेडिमेंट वो क्या कर जाती है, छोड़ के चली जाती है। अब एकदम लेटेस्ट उनको छोड़ के जाएगी, तब वो एकदम दलदली जो भाग है उसको तो हम कहेंगे खादर। लेकिन थोड़े टाइम बाद तापमान के प्रभाव से वो जो मिट्टी है, वो जो जलोढ़ निक्षेप है, वो सेडिमेंट्स है, वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। सूखने के बाद अब जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, बांगर बनेंगे। यानी खादर के बाद की ये स्थिति है। पहली बात तो क्या हो गई, खादर के बाद की स्थिति है, पहली बात तो खादर के बाद की स्थिति है। दूसरा क्या ये नवीन जलोढ़ है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये क्या है, प्राचीन जलोढ़ है या पुराने जलोढ़ हैं। क्या, पुराने जलोढ़ हैं। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई, पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। अब आओ स्टेटमेंट पे विचार करते हैं। यह प्राचीन जलोढ़ से बना उच्च मैदान है, बिल्कुल जी प्राचीन जलोढ़ है। यह सामान्यतः नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। यानी यहाँ ये भाग क्या होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, तो नदियों के बाढ़ का जल यहाँ नहीं पहुंच पाता। अब अगला अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये नवीन जलोढ़ नहीं गुरुजी, ये बात गलत है। ये कैसे जलोढ़ हैं, ये प्राचीन जलोढ़ हैं, ये नवीन जलोढ़ नहीं है। तो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, 1 और 2 क्या हो गए, सही हो गए। सही उत्तर 1 और 2 हो गए। आई बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन पे, खादर क्या होते हैं। आओ पहले खादर आपको बता दिया जाए।
यानी एक एक चीज की डेफिनेशन आपको यहां मिल जाएगी इन क्वेश्चन के थ्रू। अगर कोई बिल्कुल बेसिक से भी ज्योग्राफी पढ़ रहा है, खादर किसको कहेंगे? नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। एज इट इज एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। अब पहला ऑप्शन प्राचीन जलोढ़ ना, नवीन जलोढ़ बिल्कुल सी, लाल मिट्टी काली मिट्टी से अभी कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलें इससे आगे बात करें, इससे आगे वाली बात करें। आ जाओ जी, ये नदियों के बारे में चार जो संरचनाएं थी, बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर और बांगर, उन पे बात हो गई, उनकी डेफिनेशन पे बात हो गई, उनके बारे में क्या क्या मेन मेन चीजें हैं वो बात हो गई। अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत के मैदान में निम्न में से कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती है? अब उत्तर भारत के मैदान में आप देखोगे नदियां एक लंबी दूरी तय करती है, और कोई भी नदी जब एक हाइट से आके लंबी दूरी तय करती है तो उसकी गति हो जाती है कम, यानी वो स्लो मूवमेंट करती है, स्लो मूवमेंट करती है। अब कोई भी नदी जब स्लो मूवमेंट, यानी मियांडर का मतलब हो गया विसर्पण, स्लो मूवमेंट करती है तो नदी की गति कम होगी। अब नदी की गति कम होगी तो नदी कुछ इस प्रकार से चलेगी, धीरे धीरे अपने जहां उसको बहाव मिलता जाएगा। अब नदी जब इस प्रकार से चलेगी तो एक तो इसका जो पाथ बना वो कैसा हो गया? मियांडरिंग पाथ हो गया, यानी विसर्पण आकार का हो गया। दूसरा, कई बार नदी के यहां पे मान लो यहां पे कोई बाधा उत्पन्न हुई तो ये नदी इस तरीके से ना बह के कुछ ऐसे आना शुरू हो जाएगी, और थोड़े टाइम बाद यहाँ पे बहुत सारा क्या हो गया? जल भराव होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे मान लो ये जो बाधा उत्पन्न हुई थी वापिस से सही हो गई तो नदी अपने रूट पाथ को फिर से ये फॉलो करना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पे जो ये पानी इकट्ठा हुआ था ये एज इट इज ऐसे ही रह जाता है, और इससे जो ये संरचना बनती है ये बन के निकलती है फिर कौन सी झील? गोखुर झील, ऑक्सबो लेक जिसको आप कहते हो, ये बन के निकलती है कौन सी झील? गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। तीसरा, ये नदियां क्या करती है अपने साथ? तीसरा, बालू रेखिकाएं यानी रेत के टीलों या फिर ऐसे रेतीली जगह से होके बहती है तो ये क्या करती है? लाइनिंग क्रिएट करती है, जिसको बालू रेखिकाएं कहती है। क्या कहती है? बालू रेखिकाएं, यानी नदियों की प्रौढ़ अवस्था बेसिकली ये कहती है। तो ये मियांडरिंग भी करती है, गोखुर झील भी बनाती है और बालू रेखा बनाती है, यानी 1 2 3 तीनों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है डी, यानी 1 2 3 सारे के सारे क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है, नदियों के बहाव में उनके ड्रेनेज पैटर्न को जब देखते हैं तो ये बातें हम डिटेल में और करते हैं। आई बात समझ में? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक कौन सा क्षेत्र बनाता है? अब गंगा और सिंधु नदी तंत्र को जब आप देखोगे, गंगा और सिंधु नदी तंत्र को जब आप देखोगे तो आप सिंपल सी एक चीज ऑब्जर्व करो, एक सिंपल सी एक चीज ऑब्जर्व करो आप, और वो ऑब्जर्वेशन आपका ये कहता है, वो ऑब्जर्वेशन आपका ये कहता है कि सर हमारी जो सिंधु नदी है वो कुछ इस तरीके से यहां से निकल के कुछ ऐसे आके निकल गई इधर ऊपर, और हमारी जो गंगा है वो यहां से कुछ इस तरीके से निकल गई। अब इनके बीच का एरिया कौन सा हो गया? तो अगर मैं मार्क करूं इनके बीच का एरिया, तो ये जो इतना एरिया आप देख रहे हो ये इनके बीच का क्षेत्र मोस्टली यहाँ पे पंजाब और हरियाणा और दिल्ली, लेकिन अगर प्रॉपरली अगर कोई एरिया मार्क किया जाए तो ये हरियाणा और दिल्ली वाला जो एरिया है ये क्या करता है? इन दोनों के बीच के एरिया में मार्क करता है, जो क्या करता है? सिंधु का जल तो ऊपर से और गंगा का जल इधर नीचे से। तो यानी यहाँ पे पंजाब भी प्रॉपर नहीं, साइड में रह जाता है, बिहार बहुत आगे रह जाता है, उत्तराखंड बहुत ऊपर रह जाता है, एकदम सेंटर में जो आके एरिया पड़ता है वो हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन, और इतने पास पास के ऑप्शन देने के बावजूद भी एक प्रॉपर चीज, स्टिक चीज पे पहुंचना बड़ा कई बार क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो कौन सा एरिया हो गया? हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई। सबसे पहले तो गुरुजी प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। अगर सदर्न इंडिया वाले पोर्शन की मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो ये कुछ पूरा का पूरा एरिया हमारा किसका हो गया? गुजरात से लेकर उधर ओडिशा तक प्रायद्वीपीय पठार हो गया। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ एक दो बातें आप यहाँ पे लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में एक दो बातें लिख लो। नंबर 1 पे बात क्या लिखो? सबसे प्राचीन भूभाग है ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन भूभाग है। नंबर 1 बात। दूसरा, ये किस आकार का है? ये त्रिकोणीय आकार का है, वी शेप का है, त्रिकोणीय आकार का हो गया। नंबर 2 बात समझ में आ गई। तीसरा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संयोजन से ये मिलकर बना हुआ है। चौथा, ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा हो गया। अब इसकी एवरेज हाइट की जब बात की जाती है
तब इसका ऑप्शन सही निकल के आता है। इसकी एवरेज हाइट है 600 से 900 मीटर। कितनी है एवरेज हाइट? एवरेज हाइट कितनी है? 600 टू 900 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। आई बात समझ में? जो बेसिकली आपका कहां से कहां, इधर गुजरात से लेके और इधर हमारे पूरे पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र तक फैला हुआ है। गुजरात से लेके पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र तक फैला हुआ है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार क्यों कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अनेक छोटे छोटे पठार है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो एक संज्ञा याद रख लेना, पठारों का पठार। निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है? कौन सा? उत्तर पूर्वी विस्तार है। अब उत्तर पूर्वी विस्तार में एक बार फिर से वो डायग्राम मैं क्रिएट करता हूं। आ जाओ भाई, एक बार फिर से वो डायग्राम। तो ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, ये इसका ईस्टर्न वाला पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब पूछा है कौन सा? उत्तरी पूर्वी, यानी ये वाले विस्तार की बात हो रही है, यानी झारखंड छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल वाले विस्तार की बात हो रही है। इस वाले विस्तार की बात करते हैं तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मालवा प्लेटू की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 वाला जो एरिया है ये है हमारा कौन सा? मालवा का पठार। ठीक है। दूसरा दक्कन पठार की बात करते हैं तो ये पूरा डेक्कन ट्रेप हो गया, ये पूरा डेक्कन ट्रेप हो गया। बुंदेलखंड वाला बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें बुंदेलखंड वाला मिलता है। ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक पठार मिलता है जिसको हम कहते हैं शिलोंग, जो कार्बी आंगलोंग के पास है। शिलोंग जो कार्बी आंगलोंग के पास है। शिलोंग का पठार जो सबसे उत्तरी पूर्वी विस्तार माना गया है। शिलोंग का पठार जो सबसे उत्तरी पूर्वी विस्तार माना गया है। अब जो ये शिलोंग पठार है ये वास्तव में ये क्या है? ये वास्तव में जो आपका राजमहल जो है, राजमहल वाला जो एरिया है, ये वास्तव में आपका जो राजमहल पहाड़ियों का क्या है? विस्तार है। ये वास्तव में क्या है? राजमहल पहाड़ियों का विस्तार है। राजमहल पहाड़ियों का क्या है? ये विस्तार है। कौन सा? और सबसे उत्तरी पूर्वी विस्तार प्रायद्वीपीय पठार का माना गया है। सबसे उत्तरी पूर्वी विस्तार माना गया है। ये सारी चीजें डिटेल में हमारा जो लैब असिस्टेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें बहुत ही डिटेल एनालिसिस हमने करवाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या कीजिए? विचार कीजिए। अब इन कथनों में विचार करते हैं तो सबसे पहले सबसे प्राचीन भूभाग मैंने लिखाया था गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको दिखाऊं, 2 पार्ट में अगर डिवाइड करके दिखाऊं तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो भाग है ये बेसिकली कोई टाइम में 2 हिस्सों में टूट के अलग हुआ था, जिसमें ऊपर वाले हिस्से का नाम हमने क्या रखा था? अंगारा लैंड। ऊपर वाले हिस्से का नाम क्या रखा था भाई? अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बेसिकली हमने क्या बोला है? गोंडवाना लैंड। तो ये प्रायद्वीपीय जो भाग है आप ये देखोगे, ये प्रायद्वीपीय जो भाग है आप ये देखोगे कि जो प्लेट विवर्तनिक या प्लेट अभिसरण सिद्धांत आप देखते हो तो उसमें ये देखते हो कि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो कोई टाइम में यहाँ था और ये खिसकते खिसकते कुछ ऐसा करते करते आज जाके यहाँ पे देखने को हमें मिला, यानी ये निरंतर इस तरीके से गतिशील हमें मिला है। तो ये कोई टाइम में गोंडवाना लैंड का क्या था? हिस्सा था। यह भूगर्भीय दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय है, यानी एक्टिव है, ऐसा बताया गया। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई वल्केनिक या फिर जो ये भूकंपीय गतिविधियां हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक्टिव नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? स्थिर है, स्टेबल है। तो ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? गलत हो गया। सही उत्तर चुनना है तो ऑप्शन 1 और 2 क्या हो गए? हमारे सही उत्तर हो गए। ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन ए क्या हो गया? फिट बैठ गया। प्राचीन हो गया। गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे है वो मैंने बता दिया। अत्यधिक सक्रिय नहीं है, अत्यधिक स्थिर भाग है। चलें आगे, इससे आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख स्थलाकृतियों में से एक है? प्रमुख स्थलाकृतियों में से एक है। अब प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख स्थलाकृतियों में अगर हम बातचीत करें तो एक बार फिर से वही डायग्राम, इतनी बार मैं ये आपके खोपड़ी में बिठा दूंगा कि चीजें सपने में दिखेगी। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं भ्रंश घाटियां। तो नर्मदा नदी और सतपुड़ा नदी के बीच में जो नर्मदा और तापी नदी के बीच में यहाँ पे ऊपर एक नदी है जिसका नाम क्या है? ये नर्मदा हो गया। यहाँ पे एक नदी है उसका नाम तापी हो गया। इनके बीच में एक पर्वतमाला हो गई जिसका नाम विंध्याचल हो गया। विंध्याचल हो गया। तो ये बेसिकली किसके उदाहरण हो गए? ये भ्रंश घाटियों के उदाहरण हो गए। यहाँ पे बहुत सारी नग्न चट्टानें हमें देखने को मिलती है। तीसरा, यहाँ पे बहुत सारे टॉवर हमें देखने को मिलते हैं।
टेकरी पहाड़ियां, ब्लॉक पर्वत भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा क्या क्या हमें, टेकरी पहाड़ियां अलग से लिख लो, और हमें ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वत भी देखने को मिलते हैं, जैसे विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तीनों संरचनाएं मिलती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी 1 2 3 हमारे क्या हो गए, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख स्थलाकृतियों की विशेषताओं में हो गए। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर सही है? अभी मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया था, एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर सही है। चलो, जब अपन प्रायद्वीपीय पठार का फिर से ये डायग्राम क्रिएट करते हैं तो अपने पास चार संरचनाएं निकल के आती है। पहली, यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल। ये लो गुरुजी, विंध्याचल। विंध्याचल के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है क्या, सतपुड़ा। तो ऊपर हो गई विंध्याचल, विंध्याचल के दक्षिण में हो गई सतपुड़ा। अब यहां से दो नदियां बहती है, यहां से दो नदियां बहती है, यहां से दो नदियां बहती है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा और एक कौन सी नदी है हमारी, तापी। एक तो कौन सी हो गई, नर्मदा, और एक हो गई तापी। तो जो विंध्याचल और सतपुड़ा है, इनके बीच से जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण से जो नदी बहती है उसका नाम है तापी। अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं ताकि आपके माइंड में जाए। सबसे पहले ऊपर कौन है? सबसे पहले ऊपर है सर विंध्यन। उसके बाद नंबर 2 पे है कौन सर, नर्मदा, नर्मदा नदी। उसके बाद कौन सी रेंज है, सतपुड़ा। उसके बाद कौन सी रेंज है हमारी, सतपुड़ा। और उससे नीचे नदी है जिसका नाम क्या है, ताप्ती या तापी। अब बताओ, विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, उत्तर से दक्षिण क्रम विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी। ऑप्शन ए क्या हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, फिट बैठ गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन वहां एग्जाम में बत्तियां घूम जाएगी सबकी। वहां पे ऐसे विंध्यन और सतपुड़ा में कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सतपुड़ा ऊपर थी या विंध्यन नीचे थी। तो ढंग से पढ़ लेना, विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी, ये एग्जैक्ट एकदम सही क्रम है। ये डायग्राम अपनी कॉपी में छाप लेना एज इट इज। ठीक है, आई बात समझ में? चले आगे। चलो जी, अरावली पर्वत के बारे में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। विस्तार कहां से कहां तक है? विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ नहीं जी, धूपगढ़ जो सर्वोच्च चोटी है वो किसकी है? धूपगढ़ जो सर्वोच्च चोटी है वो किसकी है? एमपी के अंदर सतपुड़ा की है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो अपने अरावली है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने बोला था। कहां पे है सर? ये माउंट आबू के अंदर है। कहां पे है? माउंट आबू के अंदर है बेसिकली, 1722 मीटर की हाइट के साथ। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इसके अनुसार आपके ठीक हो जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार के बारे में सही कथन कौन सा है? मालवा प्लेटू की जब अपन बात करते हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राजस्थान का एकदम नीचे वाला हिस्सा और एमपी वाला एरिया मालवा प्लेटू में कवर होता है। किसमें कवर होता है? मालवा प्लेटू में कवर होता है। अब बात करते हैं मालवा प्लेटू के बारे में। यह अरावली और विंध्यन पर्वत के बीच स्थित है। नंबर 1 ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अरावली और विंध्यन पर्वत के बीच स्थित है। तो ठीक है जी, मालवा प्लेटू अरावली और विंध्यन के बीच में स्थित है। ऑप्शन 1 ठीक है, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट है, बिल्कुल जायज बात है, कोई समस्या नहीं है। नंबर 2, इसका निर्माण है ज्वालामुखी लावा से हुआ है। बिल्कुल ये बात भी सही है, वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा आके बिछ गया था, जो ठंडा हो गया था, फिर जो एक प्लेटू निकल के आया वो हमारा कौन सा हुआ? मालवा हुआ। ये बात भी सही है। तीसरा, यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। ना जी ना, बिल्कुल ये जो एरियाज है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन लाल मिट्टी तो इतनी उपजाऊ होती ही नहीं है। तो यहाँ पे लाल मिट्टी नहीं, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक सोइल पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, ब्लैक सोइल पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो गया वो ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 सही हो गया। अब बात करते हैं कि सर आपकी जो ये लाल मिट्टी और काली मिट्टी, इस पे बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। आपकी जो ये लाल और काली मिट्टी है इस पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस पे? सबसे पहले बातचीत करते हैं ब्लैक सोइल जो है, काली मृदा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं रहती है। ब्लैक सोइल जो है यानी जो काली मृदा है इसकी क्या क्या विशेषताएं रहती है। अब काली मृदा के बारे में जब विशेषताओं पे अपन बात करते हैं तो अपने को 2-3 चीजें समझ में आती है कि काली मिट्टी है, इसकी जल धारण करने की क्षमता है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी जल धारण की क्षमता ज्यादा, जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है? अत्यधिक होती है।
दूसरा, कपासी मिट्टी भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक, ये कपास के लिए सर्वाधिक उत्पादक मिट्टी है। तीसरा, अगर बात करें, किसान की मित्र मिट्टी भी इसी को बोला गया है, किसान की मित्र। चौथा, ये स्वतः जुताई वाली, क्योंकि जब ये सूखती है तो इसमें ऑटोमेटिक दरारें पड़ जाती है, तो इसकी जुताई करने की जरूरत नहीं रहती, तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको बोला गया है। इसमें मुख्यतः जो मुख्य फसलें, यानी काली मृदा में जो मुख्य फसलें होती है वो कौन कौन सी है, तो सोयाबीन हो गया आपका, गेहूं हो गया, ये कुछ मुख्य फसलें हैं जो आपको काली मृदा में क्या होगी, देखने को मिलेगी। उसके अलावा कैल्शियम, चूना और लोहे की अधिकता पाई जाती है इसमें। और क्या क्या मिलता है आपका, कैल्शियम, चूना और लोहे की इसके अंदर क्या मिलती है, आपको अधिकता मिलती है। ये बात होगी काली मिट्टी के बारे में। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं दूसरा अगर मैं इसी साइड में बात करूं किसके बारे में, आपकी लाल मृदा के बारे में, तो ये इससे जस्ट अपोजिट गुण रखती है, ये इससे जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी रखती है। क्या क्या, ये कम उपजाऊ है, वो अत्यधिक उपजाऊ है, तो ये क्या है, कम उपजाऊ है। दूसरा, इसकी जल धारण क्षमता कम है, इसकी जल धारण जो क्षमता है वो क्या है, जल धारण जो क्षमता है वो कम है। ये स्वतः जुताई वाली नहीं है, इसकी जुताई स्वतः नहीं होती। चौथा, इसके अंदर कुछ पोषक जो तत्व है उनकी कमी मिलती है। जैसे ये एक और क्या है, ये रंध्र युक्त मिट्टी है, यानी इसके रेशे रवेदार है, रंध्र युक्त यानी रवेदार है, ये बड़े बड़े कण की मिट्टी बेसिकली है। और इसके अलावा क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अम्लीय नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है ये मिट्टी। और इसके अलावा क्या क्या विशेषताएं हैं, और ये क्या क्या विशेषताएं हैं, छत्तीसगढ़ ये कौन कौन से क्षेत्र में मिलती है, नीचे लिख लो। तो इसके क्षेत्र की बात करें तो बेसिकली ये तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटका वाले एरिया में, और छत्तीसगढ़ में इसको मटासी के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी को छत्तीसगढ़ में मटासी के नाम से जाना जाता है, तो वो हो गई हमारी कौन सी, लाल मिट्टी। और ये चट्टानों के टूटने से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो काली मृदा और लाल मृदा का इसी मालवा पठार वाले क्वेश्चन के साथ ऑपरेशन डन। चलो आगे, कौन सी नदियां मालवा पठार से निकलती है, कौन सी नदियां मालवा पठार से निकलती है, तो आपकी तीनों नदियां ही चंबल, सिंध, बेतवा केन, चंबल, बेतवा और काली सिंध यहां से निकलती है। लेकिन सर इस क्वेश्चन को यहां फंसाने का लॉजिक क्या था, इस क्वेश्चन को यहां फंसाने का लॉजिक था कि आपको किसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करवाना, चंबल नदी के बारे में डिटेल प्रोवाइड करवाना। चंबल नदी कहां से निकलती है, तो यहीं पे अटका लो। उद्गम कहां से हो गया, उद्गम जनापाव पहाड़ियां, मुहू एमपी, जनापाव पहाड़ियां, जनापाव में एक जगह है कहां, मुहू, और कौन सी जगह है, मध्य प्रदेश में। ये उद्गम हो गया। बहाव क्षेत्र कहां कहां है, बहाव क्षेत्र कहां का है, तो सर एमपी से निकली, फिर उसके बाद राजस्थान में आई, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली गई। 3 राज्यों में इसका क्या हो गया, बहाव क्षेत्र हो गया। अन्य नाम क्या है इस नदी के, लिख लो यहीं पे, अन्य नाम, तो चर्मणवती भी इसको कहा गया है, चर्मणवती भी इसी को कहा गया है, कामधेनु भी इसी को कहा गया है। चर्मणवती और कामधेनु भी इसी नदी के नाम रखे गए हैं। और इस पे जो बांध बने हुए हैं, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे पहले जो बांध है, एमपी में एकमात्र इस पे बांध है, राजस्थान में इस पे 3 बांध है। एमपी में जो बांध है उसका नाम है क्या, लिख लो यहीं पे, गांधी सागर आपका कहाँ है, एमपी में। उसके बाद राजस्थान में क्या है, राणा प्रताप सागर कहां पे है, आपका राजस्थान में। उसके बाद 2 बांध और, जिसमें से एक हो गया आपका कोटा बैराज और एक हो गया जवाहर सागर। एक आपका राजस्थान में कौन सा बांध है, जवाहर सागर, ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। और एक और बांध है आपका कौन सा, कोटा बैराज, ये भी कहाँ है आपका, कोटा के अंदर, राजस्थान के। ये 4 इस पे क्या हो गए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, इस पे क्या हो गए, बांध हो गए। ठीक है, इस पे एक जलप्रपात बना हुआ है, इस नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है
चूलिया जलप्रपात या चूलिया जलप्रपात जो भैंसरोडगढ़ में है, चूलिया जलप्रपात जो कहाँ है आपका भैंसरोडगढ़ पे है। कहाँ पे? भैंसरोडगढ़ में, राजस्थान के 84गढ़ से ये क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये हमारी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, काली सिंध, घोड़ा पछाड़ जो भी है आपकी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। कोटा, धौलपुर और भैंसरोडगढ़ इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके अलावा एक और नदी है जिसके बारे में 2-4 फैक्ट और देख लो। बेतवा दे रखी है। कौन सी नदी दे रखी है? बेतवा नदी दे रखी है। सर बेतवा नदी की जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में कंसेप्ट ये आता है कि बेसिकली वेत्रवती, इसको क्या कहा गया है? वेत्रवती। इसका प्राचीन नाम क्या है? याद रखना, प्राचीन नाम इसका क्या है? तो प्राचीन नाम है इसका वेत्रवती। क्या नाम है? किसका प्राचीन नाम? वेत्रवती। तो बेतवा का ही है बेसिकली। राजमाता, माता राजघाट, माता टीला और दुराव, इस पे बांध बने हुए हैं। 3 इस पे बांध है मध्य प्रदेश में। 3 इस पे बांध है। राजमाता, राजमाता, दूसरा इस पे माता टीला, माता टीला, और तीसरा इस पे दुराव। ये 3 इस पे क्या बने हुए हैं? बांध बने हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां। चलो आगे, छोटा नागपुर पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अब छोटा नागपुर के बारे में जब बात करते हैं तो पहला है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही बात। दूसरा है दामोदर नदी इसे 2 भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात। यह खनिज संपदा से समृद्ध है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन है, तीनों ही सही है। फिर यहाँ पे गुरुजी इसको फंसाने का क्या लॉजिक था? तो बेसिकली छोटा नागपुर पठार में यहाँ पे दे रखा है कौन सी नदी? दामोदर नदी। आओ दामोदर नदी पे बात की जाए। कौन सी नदी पे बात की जाए? दामोदर नदी। दामोदर नदी। अब इस दामोदर नदी की जब बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 2 नदियां स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। दामोदर नदी बेसिकली पलामू से निकलती है और इसे क्या कहा गया है? बंगाल का शोक कहा गया है, क्योंकि दामोदर नदी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आता है, ज्यादा पानी आता है, तो बंगाल के अंदर ये क्या बनती है? बाढ़ का कारण बनती है। और यहीं पे दामोदर नदी पर एक परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, डीवीसी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना जो कब चलाई गई थी? 1948 में। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और बांध इस पे कौन कौन से? बहुत सारे इस पे बांध है। तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत हो गया। झारखंड में इसको देवनंद, यानी झारखंड में इसको क्या कहा जाता है? झारखंड में इसी नदी का नाम क्या है? देवनंद के नाम से जाना जाता है। देवनंद के नाम से, देवनंद के नाम से इसको जाना जाता है। प्रमुख बांध इस पे कौन कौन से हो गए? बांध हो गए। बांध कौन कौन से हो गए इस पे? लिख लो यही साथ में, तिलैया और पंचेत। आई बात समझ में? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है? कोई लॉजिक का क्वेश्चन नहीं, अभी देख लिया था, दामोदर नदी वाले ऑप्शन से बात हो रही, तीनों ही थी। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। अब सतपुड़ा वाले ऑप्शन की जब बात करते हैं तो हमें क्या क्या बात समझ आती है? यह भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसके ऊपर तो कौन सी नदी है? नर्मदा, और नीचे कौन सी नदी है? तापी, और बीच में जो रेंज है वो कौन सी है? सतपुड़ा। तो ये दोनों साइड से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो गया। इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमने थोड़ी देर पहले ही देखी थी, कौन सी है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। बेसिकली ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना गया है। ठीक है, और ये जो धूपगढ़ है ये जो आपका पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी जो आपका हिल स्टेशन है, ये यही वाली जो जगह है, पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है ये यही वाली जगह है। उसके अलावा गुरु शिखर आपकी कहाँ हो गई? राजस्थान में हो गई। उसके अलावा अनाईमुड़ी और डोडा बेटा दे रखी है। अनाईमुड़ी जो आपकी है वो कौन से राज्य में है? केरला में है। और डोडा बेटा है वो आपकी तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। लिख लो इसके साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा पर्वतीय समूह है नीलगिरी पर्वत में मिलता है? तो नीलगिरी पर्वत में जब आप प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से को देखोगे तो आपका जो ये पूर्वी घाट है, पूरा का पूरा जो पूर्वी घाट है और पूरा का पूरा जो
पश्चिमी घाट, ये दोनों जहां जाके मिलते हैं तो यहाँ पे जो रेंज बनती है इसका नाम है नीलगिरी हिल्स। इसका नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी हिल्स। तो सतपुड़ा तो आपकी यहाँ रहेगी, तो ये ऑप्शन से क्या हो गया? बाहर हो गया। ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब बताओ कोई समस्या किसी को? एज इट इज अपन ऐसे, और इससे लेवल अभी ये फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल एकदम मतलब एकदम बहुत ही कम लेवल रखा है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे इन क्लासों में साथ बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे लाइक कमेंट शेयर करते जाएंगे, हजारों में इसके व्यू आते जाएंगे, तो क्वेश्चन का लेवल में एकदम नहीं बढ़ा के धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और ये क्लासेस डेली रहेगी, लेकिन एक ही शर्त पे कि आपके प्यार और दुलार की जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।